हमारा यूनिट है पोस्ट आर्यन फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट इंग्लिश का यूनिट नंबर 1 एकेडमिक राइटिंग है। इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। एकेडमिक राइटिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो एकेडमिक राइटिंग से मुराद ये है कि वो राइटिंग जो कि हम ऑफिशियली या फॉर्मल टोन में हम करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में, ऑफिस में हमारी जो बातचीत होती है, ठीक है, या हम जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करते हैं तो प्रॉपर एक उसका अपना एक क्या होता है, एक स्केच होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, और उसी स्ट्रक्चर को सभी लोग फॉलो करते हुए क्या करते हैं, अपनी जो इंफॉर्मेशन है या जो डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन होती है उसको एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। तो जो ऑफिशियली हम जो राइटिंग करते हैं, ठीक है, जिसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, एक प्रॉपर उसका जो है ना क्या होता है, सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो इस तरह की जो राइटिंग है इसको हम एकेडमिक राइटिंग कहते हैं, ठीक है, या एकेडमिक राइटिंग कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ एमसीक्यूज मौजूद है, जिसमें एमसीक्यू नंबर 1 है। कहते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द प्री राइटिंग स्टेजेस इन एसे राइटिंग। जब भी हम ऐसे राइटिंग करते हैं तो ऐसे राइटिंग में हमारे साथ प्री राइटिंग स्टेज होता है। तो कहते हैं कि ये प्री राइटिंग स्टेज जो है किस मकसद के लिए हम इसको फॉलो करते हैं। तो प्री राइटिंग स्टेज का मकसद या प्री राइटिंग स्टेज से मुराद ये है कि जब आप कोई स्टोरी लिखते हैं या जब आप कोई इसे लिखते हैं तो इसे लिखने से पहले आप क्या करते हो, पहले से अपने माइंड में एक प्लानिंग करते हो कि शुरुआत मैंने कहाँ से लेनी है, किस चीज़ के बारे में मैंने ज़्यादा बात करनी है, किस चीज़ को जो है ना मैंने अपनी टॉकिंग के दौरान उसको हाईलाइट करनी है, कैसे मैंने अपनी बातों की शुरुआत करनी है, कैसे मैंने उसकी एंडिंग करनी है, किन चीज़ों को ऐड करना है, किन चीज़ों को जो है ना एक्सक्लूड करना है। तो ये सारी चीज़ें आप पहले से क्या करते हो, प्लान करते हो, पहले से आप इसका एक खाका बनाते हो कि ये देखने के लिए कि मैंने जो प्लान की है या जो खाका बनाया है, अगर इसको मैं ऑफिशियली इस पर अमल करूं, काम करूं, तो आया ये कैसे लगेगा। तो इस चीज़ को जानने के लिए हम क्या करते हैं, प्री राइटिंग करते हैं। तो प्री राइटिंग हम इसलिए करते हैं ताकि टू प्लान एंड ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज। ब्रेनस्टॉर्म आइडिया से मुराद ये है कि अपने माइंड पर थोड़ा सा जोर देकर नए नए आइडियाज जो है वो जनरेट करें और फिर उसी के मुताबिक हम प्लानिंग कर सकें। तो प्लानिंग पर अगर हम राइटिंग करेंगे, काम करेंगे, तो हमारा काम ज़्यादा क्या होगा, अच्छा होगा। अच्छा डी ठीक है जी, ठीक है, ज़्यादा लेंगे। एमसीक्यू 2 में कहते हैं कि व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द इंट्रोडक्शन इन एन एसे। हम जब भी इसे राइटिंग करते हैं तो इस राइटिंग के जो है हमारे साथ कुछ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक हमारे साथ इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, एक हमारे साथ मेन बॉडी होती है और एक हमारे साथ फिर एंडिंग पार्ट होता है। ठीक है, जिसमें हम समराइजिंग करते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि इसी का या जो इसे राइटिंग का हमारे साथ जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, तो ये हम किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं, इस पार्ट में हम क्या करते हैं, तो टू इंगेज द रीडर एंड इंट्रोड्यूस द टॉपिक। इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो इंट्रोडक्शन से मुराद ये है कि इसे राइटिंग में हम अपने टॉपिक के हवाले से लोगों को थोड़ा सा क्या करते हैं, लोगों को थोड़ा सा अपने टॉपिक के हवाले से रोशनास करते हैं, उनको हम अपने टॉपिक के बारे में बताते हैं कि हमने आगे किस चीज़ के बारे में बात करनी है और क्या बात हमने करनी है। तो उसके हवाले से हम क्या करते हैं, लोगों को एंगेज करते हैं। सही। तो इंट्रोडक्शन में हम अपने टॉपिक के हवाले से इंट्रोडक्शन देते हैं कि हम किस चीज़ के बारे में आगे बात करने वाले हैं। 3 में कहते हैं कि व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन एसे राइटिंग प्रोसेस। एसे राइटिंग प्रोसेस, जब भी हम एसे राइटिंग करते हैं तो इसमें हमारे साथ पहला स्टेप क्या होता है। तो अभी हमने पढ़ा कि पहला स्टेप हमारे साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग और प्री राइटिंग होती है। प्री राइटिंग में हम प्लानिंग करते हैं और नए नए आइडियाज़ पहले से जनरेट करते हैं ताकि राइटिंग के दौरान हमें फिर किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। 4 में कहते हैं कि इन एसे राइटिंग व्हाट इज द रोल ऑफ द बॉडी पैराग्राफ। बॉडी पैराग्राफ ये आपके एसे राइटिंग का दूसरा पार्ट होता है। पहला पार्ट क्या है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है। दूसरा जो पार्ट है वो हमारे साथ क्या है, बॉडी है। बॉडी में हम क्या करते हैं, तफसील से बात करते हैं, किसी भी टॉपिक के हवाले से हम तफसील से डिटेल से जब बात करते हैं तो वो हमारे साथ
बॉडी में आता है। तो टू प्रोवाइड सपोर्टिंग डिटेल एंड आर्गुमेंट, इंट्रोडक्शन में हमने जो बात की थी टॉपिक के हवाले से, जो हमने इंट्रोडक्शन दी थी, तो उसी टॉपिक को लेते हुए हम बॉडी पार्ट में क्या करते हैं, डिटेल के साथ, वजाहत के साथ फिर हम उस पर बात करते हैं। तो हमारे साथ जो बॉडी पैराग्राफ होता है, ठीक है, इसमें हम जो आर्गुमेंट्स होते हैं, जो बातें हमने की थी, उस पर हम डिटेल के साथ क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, ठीक है। 5 में कहते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कंक्लूजन इन एन एसे। अब हमारे साथ एसे में जो तीसरे नंबर या जो तीसरा पार्ट आता है वो क्या है, कंक्लूजन है। कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन में हम क्या करते हैं, कंक्लूजन में हम अपनी राय देते हैं, मतलब पूरी बात सुनने के बाद जब जितनी आप समझ चुके होते हो तो उसी के मुताबिक आप क्या करते हो, अपनी राय देते हो, एक फैसला सुनाते हो, ठीक है, उस टॉपिक के हवाले से, उस इंफॉर्मेशन के बारे में जो कि आपने सुनी थी। तो कंक्लूजन में हमारे साथ क्या होता है, टू रिस्टेट द मेन पॉइंट्स एंड प्रोवाइड क्लोजर, मतलब ये है कि अपनी बात को हम इसमें ख़त्म करने की कोशिश करते हैं या ख़त्म करते हैं, और जो बातें हमने पहले की थी तो उसकी एक शॉर्ट समरी जो है हम क्या करते हैं, इसमें प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कंक्लूजन में हम समरी समराइज करते हैं अपनी पूरी इंफॉर्मेशन, और अपनी बात को जो है ना उसको उसका अख्तिताम हम इस कंक्लूजन पार्ट में करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मजीद आगे बढ़ते हैं एमसीक्यूज नंबर 6 की तरफ। एमसीक्यू 6 में क्या कहते हैं, एमसीक्यू 6 में कहते हैं कि एमसीक्यू 6 में कहते हैं कि ड्यूरिंग द प्री राइटिंग स्टेज व्हाट शुड यू डू टू जनरेट आइडियाज फॉर योर एसे। कहते हैं कि जब आप प्री राइटिंग स्टेज में होते हैं तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह से आपके माइंड में नए नए आइडिया जो है वो पैदा हो जाए। तो ब्रेनस्टॉर्म, रिसर्च एंड गैदर इंफॉर्मेशन, आप जब डेटा को गैदर करेंगे, अपने टॉपिक के हवाले से इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, अपने टॉपिक के हवाले से आप मुख्तलिफ रिसर्च आर्टिकल वगैरह देखेंगे, ठीक है, अपने माइंड को जो है तैयार करेंगे, तो इससे आपके माइंड में फिर उस टॉपिक से रिलेटेड नए नए आइडिया जो है वो जनरेट होंगे और बेहतर तरीके से आप प्लानिंग कर सकोगे। तो ब्रेन स्टॉर्म, रिसर्च और इंफॉर्मेशन गैदर करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्री राइटिंग स्टेज में, अपनी जो एसे राइटिंग है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए। 7 में कहते हैं व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ इंट्रोडक्शन इन एन इसे, तो वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको जो है ना चेंज किया है। तो इंट्रोडक्शन का जो मेन पर्पस होता है वो यही होता है कि अपने जो ऑडियंस हैं उनको क्या करे, टॉपिक से रिलेटेड उनको एंगेज रखिए, और इसके साथ साथ क्या करे, सेट द टोन, अपनी जो टोन है, अपनी जो राइटिंग का जो टोन है उसको सेट करना, ठीक है, कि हम बात किस चीज़ पर करने जा रहे हैं, ठीक है, और किस चीज़ के हवाले से करने जा रहे हैं। तो ये चीज़ें आपने जो है ना इंट्रोडक्टरी फेज में ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। एड में कहते हैं कि व्हाट शुड यू स्टार्ट द एक्चुअल प्रोसेस, व्हेन यू शुड स्टार्ट द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ राइटिंग एन एसे। अच्छा जी, कहते हैं कि जब भी आप ऐसे राइटिंग करते हैं तो ऐसे राइटिंग जो है वो आपको कब शुरू करनी चाहिए, तो ड्यूरिंग द राइटिंग स्टेज, प्री राइटिंग स्टेज के बाद जो है ना, या प्री राइटिंग स्टेज के दौरान जो है ना उस पर आपको क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए, और मुकम्मल ऐसे राइटिंग के जो आगाज़ है वो आपको प्री राइटिंग स्टेज से ही क्या करनी चाहिए, उस दौरान ही करनी चाहिए। 9 में कहते हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ द बॉडी पैराग्राफ इन एन ऐसे, तो अभी हमने पढ़ा कि इसमें हम क्या करते हैं, आर्गुमेंट और जो डिटेल है टॉपिक के हवाले से हम वो क्या करते हैं, पेश करते हैं पैराग्राफ में, ठीक है, बॉडी पैराग्राफ में। 10 में कहते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंक्लूजन इन एन ऐसे, तो ऑलरेडी टू रिस्टेट द मेन पॉइंट्स एंड प्रोवाइड क्लोजर। 11 में कहते हैं व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द एसे राइटिंग प्रोसेस, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड प्री राइटिंग, वही क्वेश्चन है लेकिन थोड़े से चेंज हुई है स्टेटमेंट। 12 में कहते हैं कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्री राइटिंग स्टेज इन एसे, तो टू प्लान एंड ब्रेन स्टॉर्म आइडियाज, ठीक है। तो तकरीबन स्टेटमेंट जो है ना एक दूसरे के साथ सिमिलरिटी रखती है, सेम सेम जो है आपको नज़र आ रहे होंगे, लेकिन आप लोगों ने जो है ना इसको सही तरह से देखना है। अच्छा जी, मज़ीद आगे बढ़ते हैं।
13 में कहते हैं कि इन एसे राइटिंग व्हाट इज़ द रूल ऑफ द बॉडी पैराग्राफ। तो बॉडी पैराग्राफ का वही इंफॉर्मेशन है कि प्रोवाइड सपोर्ट डिटेल एंड आर्गुमेंट्स। 14 में कहते हैं व्हेन शुड यू स्टार्ट एक्चुअल प्रोसेस। तो ड्यूरिंग द प्री राइटिंग स्टेज। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो वही क्वेश्चन है, तकरीबन 2-3 दफ़ा हमने सेम स्टेटमेंट्स को डिफरेंट तरीके से जो है ना यहाँ पर अब डिस्कस किया है। अब हम मज़ीद आगे जाएंगे और मज़ीद इसको आगे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। MCQs नंबर 15 में कहते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कंक्लूजन इन एसे राइटिंग। तो ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है। 16 में कहते हैं व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ इंट्रोडक्शन। तो वही बात है, ठीक है। 17 में कहते हैं टू बिगिन इन एसे राइटिंग व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्री राइटिंग से। देखिए स्टेटमेंट अब थोड़े थोड़े चेंज हो रहे हैं लेकिन आंसर आपको वही सेम मिलेंगी। स्टेटमेंट जो है आपके एग्ज़ाम में इसी तरह से चेंज होंगे, लेकिन इस बात के मकसद ये है कि आपने क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन को आप समझेंगे तो आज जवाब देना फिर आसान है। तो कहते हैं कि ऐसे राइटिंग में जो हम प्री राइटिंग स्टेज को फॉलो करते हैं, इसका मेन फंक्शन क्या होता है। इसका मेन फंक्शन ये होता है, इसका काम ये होता है कि इसके ज़रिए हम अपनी प्लानिंग और जो ब्रेन स्टॉर्म आइडियाज़ है उसको क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। 18 में कहते हैं व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कंक्लूजन। तो वही आंसर है टू रिस्टोर। अब हमारे साथ 19 क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन एसे राइटिंग टू ब्रेन स्टॉर्म एंड प्री राइटिंग। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, पैराग्राफ बॉडी पैराग्राफ है तो वही क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ प्री राइटिंग इन स्टेज। अच्छा जी वही आंसर है, ठीक है। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंट्रोडक्शन। तो इसका भी तकरीबन सेम सेम है, दो दो तीन तीन बार जो है ना मैंने एक ही क्वेश्चन को जो है ना क्या किया है, यहाँ पर मेंशन किया है। अच्छा जी मज़ीद आगे बढ़ते हैं, जो नए क्वेश्चन है मैं उसी को डिस्कस करूँगा। टाइम अब एक ही क्वेश्चन पर नहीं लेंगे, सही है। अच्छा जी 27 में भी सेम क्वेश्चन है। 28 में क्या है, वाई व्हेन शुड यू स्टार्ट द एक्चुअल प्रोसेस, ठीक है। अच्छा जी 30 में कहते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस व्हाट। अच्छा जी 29 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ एकेडमिक राइटिंग। एकेडमिक राइटिंग के करेक्टरिस्टिक के हवाले से बात हो रही है कि एकेडमिक राइटिंग की कौन कौन से खसूसियात। तो पहली बात जो कि मैंने आपको स्टार्ट में कही थी कि इसमें हम फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हमारा टोन जो होता है वो फॉर्मल होता है, ऑफिशियल होता है। दूसरा इसका खसूसियत ये है कि हम जो भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं तो वो क्लियर और कंसाइज होती है, उसमें वर्ड का चुनाव और जो डिलीवरी ऑफ वर्ड होती है क्लियर होती है ताकि इजीली चीज़ों को समझ सके। साइटेशन और रेफरेंसेस जो है हमने उसमें मेंशन की होती है कि ये बात जो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ ये मैंने कहाँ से देखा था, कहाँ पर मैंने ये बात देखी थी, तो उसको आप मेंशन करते हो कि ये बात मैंने यहाँ देखी थी और इस वजह से मैं ये कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो ये तीनों आपके पास क्या एकेडमिक राइटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन पर्सनल ओपिनियन कभी भी आप एकेडमिक राइटिंग में पर्सनल ओपिनियन नहीं दे सकते। पर्सनल ओपिनियन अगर आप देंगे तो ये फिर एकेडमिक राइटिंग नहीं है, इसको फिर आप रिफ्लेक्टिव राइटिंग कहोगे। क्या कहोगे, रिफ्लेक्टिव राइटिंग कहोगे। तो ऑप्शन बी इसमें आपके पास क्या है, एक्यूरेट आता है। 30 में कहते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट इन एकेडमिक राइटिंग। अब कहते हैं कि एकेडमिक राइटिंग में हमारे साथ जो एब्स्ट्रैक्ट्स हम यूज़ करते हैं तो ये किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट्स हम इसलिए यूज़ करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट्स का मतलब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट्स का लफ्ज़ी मानी है मतलब समराइज, समरी या इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट में हम क्या करते हैं, टू समराइज द मेन पॉइंट ऑफ द पेपर। हमने जो बात करनी होती है तो उस बात के हवाले से जो मेन पॉइंट्स होते हैं उसको हम स्टार्ट में शुरुआत में उसकी क्या कर देते हैं, एक झलक जो है वो मेंशन कर लेते हैं कि आगे डिटेल से आपको जिस चीज़ पर बात देखने को मिलेगी, ठीक है, या जो चीज़ आप पढ़ेंगे तो उसके हवाले से आप उनको क्या करते हो, एक समरी देते हो, सही है। तो टू समराइज द मेन पॉइंट्स ऑफ द पेपर। 31 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली इंक्लूड इन द इंट्रोडक्शन ऑफ एन एकेडमिक पेपर। एकेडमिक पेपर के हमारे साथ जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है तो इसमें मंजर में से कौन सी चीज़ें जो कि हम इंट्रोडक्टरी पार्ट में उसको
इंक्लूड नहीं करते, वो इंट्रोडक्टरी पार्ट में नहीं होता। तो मेथोडोलॉजी जो है ये हमारे साथ इंट्रोडक्टरी पार्ट में नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें आपके पास क्या आएगा, एक्यूरेट आएंगे। क्लियर है? कोई क्वेश्चन है? नो सर। मजीद आगे नो बढ़ते सर। मजीद आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ साइटेशन इन एकेडमिक राइटिंग? साइटेशन किसे कहते हैं? साइटेशन से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर आप किसी की बात जो है ना कहीं पर देख लेते हो और आप फिर दूसरे बंदे से बात करते हो, तो आप उनको कहते हो कि यार ये बात ऐसी नहीं है, ये ऐसी है। ठीक है, तो आपसे वो पूछते हैं क्या चाहिए आपको, किसने बताया? तो आप उसको कहते हो कि सॉरी फला बंदे ने जो है मुझे ये बात इस तरह से बताई थी, तो इसलिए मैं ये बात इसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो साइटेशन से मुराद ये है कि जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हो वो बात आपने कहाँ देखी है, किससे सुनी है, किसने आपको बताई है, तो उस बंदे को जो है ना क्या करना, एक्नॉलेज कराना कि ये बात जो है ना मैंने इस बंदे से सुनी थी और ऐसे मैंने सुनी थी। तो इसको हम क्या कहते हैं, साइटेशन कहते हैं। तो साइटेशन का मकसद क्या होता है, टू एक्नॉलेज द ऑथर आइडिया, मतलब ये है कि ऑथर को क्रेडिट देना। ठीक है, ये नहीं है कि किसी की बात को जो है ना आप कह देते हो कि ये तो मेरा आइडिया था और मैंने ये सब कुछ किया था, तो दूसरे बंदे के क्रेडिट जो है ना वो लेना मतलब क्या है, अनएथिकल बिहेवियर है। तो इस वजह से जो मेन ऑथर होता है उसके हार्ड वर्क को क्या करना, उसके हार्ड वर्क को अप्रिशिएट करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, उसका हवाला देते हुए हम उनको मेंशन करते हुए बात को आगे बढ़ाते हैं, पहुंचाते हैं। 33 में कहते हैं व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन साइटेशन स्टाइल यूज इन एकेडमिक राइटिंग? तो इनफॉर्मल जो साइटेशन स्टाइल है ये हम एकेडमिक राइटिंग में यूज़ नहीं करते। ठीक है, बाकी एमएलए स्टाइल हो गया, अमेरिकन साइकोलॉजिकल स्टाइल हो गए, एपीए। ठीक है, और इसी तरह से चिकागो, ये मुख्तलिफ स्टाइल है लेकिन इनफॉर्मल जो है ये यूज़ नहीं होता। 34 में कहते हैं व्हाट टेंस इज कॉमनली यूज इन एकेडमिक राइटिंग व्हेन डिस्कसिंग एस्टेब्लिश्ड फैक्ट? जो फैक्ट होते, जो हकीकत पर मबनी बातें होती है, तो उसको मेंशन करने के लिए या उसको डिस्कस करने के लिए हम किस किस्म की टोन को या टेंस को यूज़ करते हैं, जनरली यूज़ करते हैं तो प्रेजेंट टेंस, सॉरी प्रेजेंट टेंस जो है हम इसमें यूज़ करते हैं, करंट सिचुएशन को मुताबिक जो है हम क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में ऐसे आएंगे। 35 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ द राइटिंग प्रोसेस? तो डे ड्रीमिंग जो है ये हमारे साथ राइटिंग प्रोसेस के स्टेजेस में नहीं आता। बाकी प्रूफ रीडिंग हो गई, मतलब एक बार रीडिंग की दोबारा से उसकी आप रीडिंग करते हो ताकि किसी किस्म की अगर मिस्टेक है उसको निकाल सके। एडिटिंग हो गई, रिवाइजिंग हो गई, ये हमारे साथ स्टेजेस है लेकिन डे ड्रीमिंग नहीं है। अच्छा जी, 36 में कहते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ पीयर रिव्यू इन एकेडमिक राइटिंग? पीयर रिव्यू हम क्यों करते हैं? रिव्यू से मुराद किसी के काम को दोबारा से देखना, उसमें छानबीन करना। तो पीयर रिव्यू का मकसद यही होता है टू प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, ताकि जो फीडबैक हम उनको दे रहे हैं तो एक प्रॉपर फीडबैक उनको मिले। ठीक है, एक प्रॉपर फुल ऑफ नॉलेज फीडबैक जो है ना उनको मिले, ताकि अगर कोई गलती हो तो वो गलती हो उससे सीख सके, ताकि अगर अच्छा वो किया हो तो उसको अप्रिशिएट कर सके। ठीक है, 37 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन टाइप ऑफ एकेडमिक राइटिंग? तो नॉवल जो है ये एकेडमिक राइटिंग के टाइप में नहीं आता, बाकी रिसर्च पेपर ऐसे हो गए, थीसिस, ये एकेडमिक राइटिंग में आते हैं। 39 में कहते हैं व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्रोवाइड प्लेजरिज्म, टू अवॉइड प्लेजरिज्म इन एकेडमिक राइटिंग? प्लेजरिज्म किसे कहते हैं? कॉपी पेस्ट को कहते हैं। तो कॉपी पेस्ट से हम किस तरह से बच सकते हैं अपने आप को? तो यूज कोटेशन मार्क फॉर डायरेक्ट कोट, किसी भी कोट के लिए जो कोटेशन मार्क है उसको यूज करना। ठीक है, कोटेशन मार्क को क्या कहते हैं, मतलब भी आप लोगों ने देखा होगा
इस तरह से जो कॉमास होते हैं, कॉमास के दरमियान में जो है ना हम अपनी बात जो है ना वो लिखते, तो इसको कहते हैं कोटेशन। सही है। तो फिर हम जो है ना किसी भी किस्म के प्लेजरिज्म से इस तरह से बच सकते हैं। इसके दरमियान में जब हम कोई चीज़ लिखेंगे तो डायरेक्टली उनको पता चलेगा कि इसको इन्होंने क्या किए, दूसरे बंदे से ये बात सुनी है या दूसरे बंदे की बात जो है ना इन्होंने यहाँ पर मेंशन की है। तो लोगों को ऑलरेडी पता चल जाएगा कि ये कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा, बल्कि इन्होंने खुद कहा है कि ये मैंने दूसरे बंदे की बात यहाँ पर मेंशन की है। 40 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल रिटन थीसिस स्टेटमेंट। तो वेग वेग से मुराद ये है कि फजूल बातें आपने उसमें मेंशन की हो और काम की बात उसमें आपने ना की हो, तो ये हमारे साथ वेल रिटन थीस की स्टेटमेंट की जो खसूसियात है उसमें नहीं आती। ठीक है। तो वेग मतलब फजूल आपने उसमें जस्ट इधर उधर की बातें की हो, टू द पॉइंट्स जब पॉइंट्स बातें उसमें आपने ना की हो, तो फिर इसको हम क्या कहेंगे, वेग ही कहेंगे। कुछ समझ आ रही है? जी सर। अच्छा जी, मजीद आगे बढ़ते हैं। MCQs 41 में कहते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लिटरेचर रिव्यू इन एकेडमिक राइटिंग। तो लिटरेचर रिव्यू तो हमने पहले भी इस पर बात की थी। लिटरेचर रिव्यू से मुराद ये हैं कि दूसरे लोगों के जो रिसर्च आर्टिकल्स है, जो जर्नल है, उसको एक नज़र देखना, उसके ऊपर एक नज़र डालना, ताकि आपको जो है ना उससे आइडिया हासिल हो, ताकि आपको पता चले कि इन्होंने इस टॉपिक के बारे में कैसे बात की है, कैसे इन्होंने जो है ना स्टार्ट ली है, कैसे इन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों को हाईलाइट किया है। तो दूसरे के जो थीसिस है, आर्टिकल है, उसका उसकी क्या करना, उसको थोड़ा सा देखना, उसको थोड़ा सा रीड आउट करना और फिर उससे आइडिया लेके अपना खुद काम करना। ठीक है। तो इसको कहते हैं लिटरेचर रिव्यू। सो लिटरेचर रिव्यू हम इसलिए करते हैं ताकि टू समराइज एग्जिस्टिंग रिसर्च। किसी टॉपिक पर आप काम कर रहे हो लेकिन आपसे पहले भी उस टॉपिक पर बहुत सारे लोग काम कर चुके हैं, तो उनकी रिसर्च को जब आप क्या करते हो, स्टडी करते हो, उससे थोड़ा आइडिया लेने के लिए, उसको थोड़ा समझने के लिए, तो इसको हम लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। 41 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलायबल सोर्स फॉर एकेडमिक राइटिंग। तो विकीपीडिया जो है ये रिलायबल सोर्स नहीं है, बाकी पीयर रिव्यू, जर्नल आर्टिकल, गवर्नमेंट रिपोर्ट, एकेडमिक बुक वगैरह है। 42 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी। प्लेजरिज्म जो है ये हमारे साथ एकेडमिक इंटीग्रिटी की कंपोनेंट्स में नहीं आता। अच्छा जी, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। 43 व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द कंक्लूजन इन एकेडमिक। तो कंक्लूजन में ज़ाहिर बात है जो मेन पॉइंट है उसको हम समराइज करते हैं। 43 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन मिस्टेक इन एकेडमिक राइटिंग। तो ओवर यूज ऑफ साइटेशन। आप साइटेशन को जो है ना मुसलसल हवाला देते हुए आप क्या कर रहे हो, बात कर रहे हो। तो ओवर यूज मतलब एक चीज़ जो है ना आप उसको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, तो ये कॉमन मिस्टेक एकेडमिक राइटिंग में इसको कॉमन मिस्टेक नहीं समझे जाते। ठीक है। कॉमनली ये नहीं होते, आप जो है ना बिला ज़रूरत साइटेशन यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। 44 में कहते हैं व्हाट इज़ द रोल ऑफ एविडेंस इन एकेडमिक राइटिंग। तो एविडेंस का जो बुनियादी मकसद होता है वो यही होता है कि हम अपनी जो बात है, जो आर्गूमेंट है, उसको और स्ट्रॉन्ग बनाएं, हम अपनी बात को मज़ीद जो है ना स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एविडेंस देते हैं, सबूत देते हैं। 45 में कहते हैं व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फॉर्मेटिंग इन एकेडमिक राइटिंग। तो फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, टू इंश्योर कंसिस्टेंसी, कि आपकी जो एकेडमिक राइटिंग का फॉर्मेट है वो क्या है। ठीक है। तो आपने जो एक कंसिस्टेंसी है राइटिंग की उसको इंश्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने लिए फॉर्मेट बनाते हैं। 46 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ रिवाइजिंग इन एकेडमिक राइटिंग। तो एडिंग न्यू आइडियाज, नए नए आइडियाज़ को ऐड करना, ये हमारे साथ जो रिवाइजिंग एकेडमिक राइटिंग है उसके स्टेज में नहीं आता। तो ऑप्शन ए आपके पास इसमें क्या आएगा, एक्यूरेट आएगा। ठीक है। यस। अच्छा जी, 47 में कहते हैं व्हाट इज़ द रोल ऑफ द थीसिस स्टेटमेंट इन एकेडमिक राइटिंग। तो थीसिस स्टेटमेंट का भी मेन मकसद यही होता है कि जो मेन आर्गुमेंट है उसको हम क्या करें, दोबारा से समराइज करें। तो ऑप्शन ए इसमें आपके पास क्या आएगा,
एक्यूरेट आएगा। 48 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन एकेडमिक राइटिंग। रैंडमनेस जो है ये हमारे साथ एकेडमिक राइटिंग में जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसमें नहीं होता। 49 में कहते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ पीयर रिव्यू जर्नल इन एकेडमिक राइटिंग। तो वही बात है कि टू प्रोवाइड एक्यूरेट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन। बहुत सारे लोग एक चीज़ को देखें तो इससे इसका मतलब ये होता है कि उस आर्टिकल में उस चीज़ में गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो इंफॉर्मेशन हमारे लिए काबिल एतबार और काबिल क्या हो जाती है, इंफॉर्मेशन से भरपूर और एक्यूरेट जो है वो हो जाती है। तो पीयर रिव्यू का ये फ़ायदा है कि एक काम को बहुत सारे लोग एट अ टाइम देखते हैं तो उससे हमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, फ़ायदा होता है। अच्छा जी, 51 में कहते हैं व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ टॉपिक सेंटेंस इन एकेडमिक राइटिंग। तो टॉपिक सेंटेंस का मकसद यही होता है कि जो पैराग्राफ में हमारे साथ जो मेन आइडिया है उसको हम क्या करें, उसको हम मुतारिफ कराएं, लोगों के साथ हम उसको क्या करें, पेश करें। 52 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव एकेडमिक राइटिंग। तो कन्फ्यूजन, अगर आपकी जो राइटिंग है उसको कोई बंदा रीड कर रहा है और रीड करते करते वो एकदम से किसी चीज़ में कंफ्यूज हो गया, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो एकेडमिक राइटिंग की है इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये अच्छी एकेडमिक राइटिंग नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है इसमें आपके पास एक्यूरेट आता है। 53 में कहते हैं व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑडियंस फॉर एकेडमिक राइटिंग। तो अदर स्कॉलर और जो रिसर्चर्स है ये आपके क्या होते हैं, प्राइमरी ऑडियंस होते हैं, जो कि आपकी बात को सुनते हैं, आपकी राइटिंग को देखते हैं। 54 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन द साइटेशन प्रोसेस। तो इग्नोरिंग सोर्स को अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो ये आपके पास फिर क्या होगी, साइटेशन प्रोसेस के स्टेप्स में नहीं आता। 55 में कहते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ पीयर फीडबैक इन एकेडमिक राइटिंग। तो टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द पेपर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 56 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेटजी फॉर इफेक्टिव रिवीजन इन एकेडमिक राइटिंग। एकेडमिक राइटिंग में इफेक्टिव रिवीजन करने के लिए कौन सी तरीका जो है वो एक्यूरेट नहीं है या ठीक नहीं है। तो इग्नोरिंग फीडबैक को अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि जो रिवीजन प्रोसेस है उसको आप सही तरह से नहीं कर रहे। 57 में कहते हैं व्हाट इज़ द रोल ऑफ कोहेरेंस इन एकेडमिक राइटिंग। कोहेरेंस का मतलब ये है कि आप अपने टॉपिक से हट के इधर उधर की बात नहीं करते, जो भी बात करते हो, जितना भी बात करते हो, सिर्फ और सिर्फ अपने टॉपिक से रिलेटेड ही करते हो, अपने टॉपिक के बारे में ही करते हो, तो आप अपने टॉपिक के साथ क्या हो, कोहेरेंट हो। सही है। तो एकेडमिक राइटिंग में कोहेरेंस से मुराद ये है कि टू इंश्योर लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज़। ठीक है, कि एक चीज़ पर जब आप बात करना शुरू कर देते हो और उसी पर आप फोकस करते हुए करते हो तो आपके माइंड में आइडियाज़ जो है ना उससे रिलेटेड आते रहते हैं और आप कंफ्यूजन का शिकार नहीं होते। तो ऑप्शन ए इसमें आपके पास क्या आएगा, एक्यूरेट आएगा। ठीक है, तो ये था आपका यूनिट 1 जो कि ख़त्म हो चुका है। अब 10 मिनट के ब्रेक के बाद दोबारा से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2 को। सही है।